जय हिंद। जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर्चा किए थे गांधी जी के जन्म और जन्मस्थान से, आज हम चर्चा करेंगे पूर्वज और रियासत की। तो पूर्वज और रियासत पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लिया जाए, भारत का नक्शा। तो ये भारत का नक्शा है। अब बात करेंगे इनके पूर्वज की। तो पूर्वज सबसे पहले एक थोड़ा सा गुजरात का बड़ा सा डायग्राम बना दें। ये गुजरात। गुजरात में देखेंगे ना तो ये है द्वारका। ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा नवानगर। ये मिलेगा आपका ध्रोल। ध्रोल रियासत थी एक समय। ये देखेंगे तो आपको मिलेगी ये मोरबी। ये है आपका पोरबंदर। ये है आपका जूनागढ़। ये है आपका राजकोट। ये है आपका भावनगर। अब थोड़ी कुछ और जगह की बात कर लेंगे तो ये आप अहमदाबाद याद कर लीजिएगा और ये गांधीनगर याद कर लीजिएगा। इसको कच्छ तो जानते ही हैं। तो गांधी जी की जन्म तो सभी लोग जानते हैं कि ये पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म सबको पता है कि ये पोरबंदर में हुआ था। लेकिन क्या गांधी जी के पूर्वज पोरबंदर में रहते थे? नहीं, अगर आपको पता है तो बताइए, गांधी जी के पूर्वज कहाँ रहते थे? अरे नहीं बताओ, कल तो ये इसमें हल्का सा डिटेल नहीं बताए थे, लेकिन मतलब संक्षिप्त में कुछ बताया गया था, इसमें बताओ। क्या है बेवकूफ, पोरबंदर तो ये है ना, पोरबंदर में एक जगह है सुदामापुरी। और इस सुदामापुरी में एक मकान है, उस मकान का नाम है आज कीर्ति मंदिर नाम है। तो इस कीर्ति मंदिर में तो गांधी जी का जन्म हुआ था। तो क्या इनके पूर्वज इसी सुदामापुरी या पोरबंदर में रहते थे? नहीं। ध्यान से देखेंगे तो ये है भावनगर। भावनगर में एक जगह था जिसका नाम है घोघा। घोघा एक बंदरगाह था। असल में ये 17वीं शताब्दी के आखिरी में ये नष्ट हो गया। नष्ट क्या हो गया, यहाँ से इस अरब सागर है, देखेंगे ये, तो यहाँ से ज्वारी लहरें गई और तटीय शहर को नष्ट कर दी। बाद में फिर ये इसका इसको मरम्मत किया गया। आज वर्तमान में वो छोटा सा है, लेकिन आज बगल में देखेंगे तो कई बंदरगाहें मिल जाएंगी आपको, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो 17वीं शताब्दी से जब ये शहर नष्ट हो गया तो यहाँ से इनके पूर्वज यहाँ आ गए जूनागढ़ में। जूनागढ़ में एक गांव का नाम याद कर लीजिएगा, कुटियाना गांव। तो गांधी जी के पूर्वज इसी कुटियाना गांव से थे, मतलब बिलोंग करते थे। इस कुटियाना गांव से सबसे पहले जो गांधी जी के पूर्वज अगर निकले यहाँ से, तो निकले लाल जी। ध्यान से देखेंगे तो लाल जी गांधी या फिर इनके जो पूर्वज थे वो पंसारी जाति से बिलोंग करते थे, मतलब व्यापारी थे, बनिया टाइप। उसके बाद जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ के राजा, असल में लाल जी जब गांधी आए ना तो कहीं मिलता है 17वीं शताब्दी के आखिरी में, कहीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अगर बात की जाएगी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 18वीं शताब्दी के क्या नाम 28वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो 17वीं शताब्दी की अगर बात करेंगे तो खीमाजी थर्ड की बात करेंगे। खीमाजी थर्ड। और इनके बाद जो आएंगे वो आएंगे भीम सिंह। असल में खीमा जी का जो शासनकाल था वो 1674 से लेकर 1699 तक, और इनका देखेंगे 1699 से लेकर 1709 तक। तो कहीं कुछ जगह मेंशन मिलेगा खीमा जी के शासनकाल में, कुछ जगह मेंशन मिलेगा आपको भीम जी के शासनकाल में। तो भीम जी जो थे ना, असल में ये 1700, ऐसा ये 1771 है, देखिए 74 नहीं है, 1771 कर लीजिए इसको। और उसके बाद गांधी जी के बाद, मतलब लाल जी गांधी के बाद इनके पूर्वजों के वंशजों की अगर बात किया जाएगा तो लाल जी गांधी के बाद फिर आ गए आपके राम जी गांधी। थोड़ा इसको साफ कर, अभी डिटेल में देखा जाएगा तो खीमा जी थर्ड या फिर भीम जी के समय ये आए थे। राम जी गांधी, फिर राही जी गांधी, फिर आपको देखेंगे तो हरजीवन गांधी, फिर देखेंगे तो आपको
उत्तम चंद गांधी, उसके बाद आएंगे करमचंद गांधी, फिर आएंगे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये हो गए गांधी जी के पूर्वज। असल में जन्म की बात की जाएगी तो जन्म में देखेंगे सबसे पहले तो गांधी, इनका जब जन्म बताया ना कि लिखे नहीं है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1674 में हुआ था। इनका 30 साल जोड़ लीजिए तो अब देखेंगे 1704 में इनका जन्म है। इनका देखेंगे तो 1734 में इनका जन्म, इनका देखेंगे तो 1764 में इनका जन्म, इनका देखेंगे तो 1794 में इनका जन्म, इनका 1822, और गांधी जी का तो सबको पता है। अब इसमें आप थोड़ा सा ये है, वैसे 2 अक्टूबर और 1869 का डिटेल जानकारी दी है, जो कि मतलब कि हमारे एग्जामिनर 2 अक्टूबर से या फिर 1869 से जो चयनिंग मतलब एक प्रक्रिया होती है किससे जुड़ के कि मतलब गांधी जी के जन्म से और भी भारतीय इतिहास या फिर विश्व इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे हमारे सवाल बनते हैं। देखेंगे स्थान से भी तो थोड़ा सा बता भी दिया था, बस ये बता दें कीर्ति मंदिर, इसकी स्थापना स्थापना नहीं मतलब निर्माण कार्य 1947 से शुरू हुआ था, 1950 में बनकर तैयार हो गया था। 27 मई के दिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका इनॉग्रेशन यानी इसका उद्घाटन होता है। थोड़ी सी इसको डिटेल में मतलब इसको साफ कर दिया जाए तो फिर इसको डिटेल में जानकारी देंगे। पूर्वज और रियासत के पूर्वज में बस ये आपको देखे रहेंगे, ये आते हैं तो सबसे पहले जब ये आते हैं तो बताएं ना कि भीम सिंह जी और उनके पहले जो थे खीमाजी थर्ड, उसी समय आते हैं तो कुछ उप दीवान बनते हैं। वो उप दीवान ध्यान से देखेंगे तो ये उप दीवान रहते हैं, उप दीवान रहते हैं, उप दीवान रहते हैं, उप दीवान। ये जो आते हैं यहाँ से ये मतलब अपने आप को पदोन्नत दिला के या फिर मतलब अपने कार्य से राजा को संतुष्ट करके खुश करके ये खुद दीवान का पद हासिल कर लेते हैं। यानी कि अभी यहाँ से गांधी जी की जो ये इनके बाबा जी हैं वो पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखेंगे तो ये भी पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री। ये शुक्र मनाया कि ये जब ये बड़ौदा के जब यही पोरबंदर से जब बिकमत जी थे, बिकमत जी चतुर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। बिकमत जी चतुर्थ ये 5 रुपए का मतलब धन प्राप्त करना चाहते थे विदेश में पढ़ने जाने के लिए, वही इंग्लैंड में 1888 में जब ये तो इन्होंने मना कर दिया। एक तरफ से मना किया तो खैर अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ये पैसा दे देते, ये पैसा लेके गांधी जी पढ़ने जाते तो वहाँ से वापस आने के बाद ये भी पोरबंदर रियासत के दीवान के पद पे कार्य करते। फिर कहाँ तब देश आज़ाद होता, कहाँ ब्रिटेन, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ दक्षिण अफ्रीका, ये ऐसा कुछ मतलब हमारे इतिहास में शायद ही वर्णित होता। तो खैर इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए तब जानकारी देते हैं रियासत के बारे में। कुटियाना गांव भी याद कर लीजिएगा, जूनागढ़ से कुटियाना गांव। अब रियासतों में अगर देखा जाएगा तो 2 रियासत, पहले तो हम इस पोरबंदर को देखेंगे, दूसरा इस जूनागढ़ को। तो अगर इसी पे थोड़ा सा बना दें, पोरबंदर में किसका शासन था? जेठवा राजपूत। बात करेंगे जूनागढ़ में कौन सी वंश थी? बॉबी वंश। कहीं बॉबी को बाबई लिखा जाता है। आज वर्तमान में या फिर कहें कि बाबई वंश से संबंधित कोई पुरुष या महिला मतलब हमारे भारतीय सिनेमा में या फिर मतलब किसी मतलब नहीं कहते हैं पहचान के तौर पे, क्या इस वंश से संबंधित कोई व्यक्ति आज भी है? तो अगर देखेंगे तो परवीन बाबी नाम याद कर लीजिएगा, परवीन बाबी। अरे एक मशहूर मतलब क्या नाम है, बॉलीवुड अदाकारा है, देखे होंगे, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, आता है मुझको प्यार में गिर जाना। इस गाने पे जो परफॉर्मेंस है ये परवीन बाबी ने दिया है। तो बाबी राजवंश इसकी तो प्राचीन से है, इसकी स्थापना प्राचीन से माना जाता है और इसकी माने तो 1735 में। ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से रहने वाले नहीं थे, ये थे पश्तून थे।
पश्तून क्या ध्यान से देखेंगे तो ये अफगानिस्तान, ये हिस्सा अफगानिस्तान का दक्षिणी हिस्सा है। ये जो पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान का उत्तर और पश्चिमी हिस्सा, और ये अगर ईरान माना जाए पूर्वी हिस्सा, अफगानिस्तान का दक्षिणी हिस्सा, पाकिस्तान का पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा, ये तीनों मिला के पश्तून का निर्माण करते थे उस समय। तो उस पश्तून से 1700 सबसे पहले देखें, सॉरी 1554 में जब हुमायूं के समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है उस्मान। उस्मान असल में इस उस्मान को और इस उस्मान के साथ जितने भी लड़ाके थे इनके, वो इसलिए आते हैं कि उन्हें जो यहाँ पे देखेंगे राजस्थान में ये चित्तौड़ था, इस चित्तौड़गढ़ में उदय सिंह जी द्वितीय थे। उदय सिंह जी द्वितीय, जब उदय सिंह जी द्वितीय जब शासन काल कर रहे थे, उनका शासन था। उदय सिंह द्वितीय कौन है? ये है महाराणा प्रताप के पिताजी हैं, महाराणा प्रताप के पिताजी। जगह कम इसलिए महाराणा प्रताप को अम्पर लिख दिए हैं। हाँ, तो उदय सिंह के समय ये मतलब एक सैन्य अभियान के तहत हुमायूं के साथ आते हैं सभी। और फिर उसके बाद देखेंगे तो 1654, सीधे 100 साल बाद, 100 साल बाद जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था, शाहजहां का बड़ा पुत्र था मुराद बख्श। तो इस मुराद बख्श के मतलब इसके साथ फिर दोबारा ये बावई आते हैं सब दिल्ली से जूनागढ़ में। जब जूनागढ़ में आते हैं तो उसमें कुछ समय रुक जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 1707 में आप देखेंगे 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इस समय के कि मुगल सत्ता टूटने लगती है, और सत्ता जब टूटती है, जब बड़े स्तर की, जब बड़े साम्राज्य की, तो उसको उत्तर के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे देखिए, जब मुगल कमजोर हो गए तो उत्तर मुगल कालीन, जब गुप्त कमजोर हो गए तो गुप्त उत्तर काल हो जाता है। और जब आप देखेंगे मौर्य जब कमजोर हो जाते हैं तो मौर्य उत्तर काल। यानी कि अब देखेंगे तो मुगल कमजोर हो रहे हैं, और जब मुगल कमजोर हो रहे हैं तो आसपास के जो मतलब ये मुगल का सत्ता ये दिल्ली से था, दिल्ली से चारों तरफ, तो जब यही कमजोर हो गए हैं तो आसपास के जितने भी ये सारे क्षेत्र हैं ये अब अपने आप को या तो वंश के रूप में आजाद कर लेंगे या फिर अस्थायी शासन के तौर पे। तो जब 1707 में मुराद बख्श की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद काफी मतलब सत्ता के लिए वहाँ पे उठा पटक होता है। बाद में देखेंगे तो 1719 में, हाँ 1719 ही है ना, देखेंगे 1719 से 1748 तक एक शासक आता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही ये अपने आप को आजाद कर लेते हैं सब। और ये जो रहता है ना, तो असल में देखेंगे तो 1730 से लेके 1758 तक रहता है ये जो बाबई वंश की स्थापना करता है इसका नाम रहता है शेर खान जी बाबई। शेर खान जी बाबई, और या एक नाम इसका और मिलेगा, खान बहादुर खान बाबई या फिर खान बहादुर खान जी। थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो 1735 में इस बाबई वंश की स्थापना हो जाती है जूनागढ़ में यहाँ पे। और इसके बाद इसी के वंशज आएंगे, इनके वंशजों में देखा जाएगा तो उसके बाद आएंगे मोहम्मद खान जी, महावत खान जी, फिर आएंगे मोहम्मद हामिद खान जी, फिर आएंगे उसके बाद मोहम्मद महावत खान जी द्वितीय। जब देश आज़ाद होता है 1947 में, तो उस समय जूनागढ़ के जो शासक होते हैं मोहम्मद महावत खान तृतीय। अब इसके बारे में देखा जाए ना तो इससे तो यहाँ के मतलब जूनागढ़ की जनता ही मतलब इसको पसंद नहीं करते थे। असल में ये जब देश आज़ाद हुआ ना तो ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। जब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था तो बताइए वहाँ की जनता, आपके हिंदू, आप ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब इसकी मानसिकता ये थी कि देखिए जब देश आज़ाद हुआ ना तो जब इसकी चार्टर्ड प्लेन जब पाकिस्तान जा रही थी तो ये अपने कुत्तों को लेके गया लेकिन कुछ बीवियों को छोड़ दिया। अब ये समझ लीजिए कि इसको अपनी बीवियों से कितना प्यार था और कुत्तों से कितना प्यार था। गद्दार था। अगर अब देश के अगर नजरिए से देखा जाए तो भारत की नजर से गद्दारे हैं भाई, गद्दार है क्योंकि भारत में रहते तो तक रजवाड़ा कितना अधिक शान से रहते हैं लोग। वहाँ पर शायद 1971 में पाकिस्तान से सारी मतलब एक कोई विधेयक पारित किया गया, सारी राजा रजाओं की मतलब जो हैसियत होती है ना सब खत्म कर दी गई। हाँ, तो ये पाकिस्तान की क्या बात की जाए थे, इसमें तो देखेंगे तो ट्रॉफी चोर दिया। पाकिस्तान एशिया कप जीता था भारत पाकिस्तान को हरा के, ससुरों ने ट्रॉफी नहीं दिया। उसका वही कोई है नकवी करके ससुर, मोहसिन नकवी। ससुर इतनी मतलब इज्जत के नाम पे उन लोगों के पास जो हमारे वहाँ इससे फूक देते नहीं है भूजा, इतनी भी नहीं है उनकी, होनी भी नहीं चाहिए। छोड़ो, वैसे
अरे नल्ला है सब, नल्ला। वो कहते हैं ना ये कुमार कुमार गौरव सर, ये नल्ला है नल्ला। खान सर कुत्तों से कंपेयर करते हैं। अरे यार, जैसी चाल दिखती है अभी और भी नीचे जाएंगे सब, ये हद से अधिक नीचे जाएंगे सब। हाँ, तो अभी डिटेल में बात की जाएगी। तो जेठवा राजपूत में अगर सबसे पहले देखिए, जेठवा राजपूत से 3 लोगों का नाम याद करेंगे। पहले तो हैं गौरी शंकर ओझा जी, दूसरे हैं कैप्टन बिल फोर्स बेल, तीसरे मिलेंगे कैप्टन जेम्स टॉड, चौथे नंबर पे खुद जेठवा को रखते हैं, क्योंकि जेठवा भी तो अपने आप को कुछ मानते हैं। और जेठवा क्या मानते हैं सबसे यूनिक, सबसे कह रहे हैं ना कि सबसे जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है ना वो तो इन्हीं लोगों से लोगों मिलती है। ये खुद को अपने आप को हनुमान जी का वंशज मानते हैं। अब हम लोग तो यही जानते हैं ना कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनका कोई परिवार ही नहीं था, तो फिर ये उनके उनसे मतलब अपने आप को कैसे जोड़ते हैं कि उनका वंशज ये कैसे। कहा जाता है कि जब हमारे पुराणों में एक नाम है मकरध्वज, कहा जाता है कि ये हनुमान जी का पुत्र था। पुत्र ऐसे कि जब हनुमान जी नहीं एक बार लंका जला के पूरा सोने की लंका अपने पूछ से जला दिए थे, तो उनके शरीर में इतनी गर्मी हो गई थी कि वो अब शरीर मतलब पसीना पसीना हो गया था ना, आग की गर्मी से जब पूरा पसीना पसीना हो गया था, तो जब नदी के किनारे जब गए वो नहाने के लिए, तो पूरा शरीर का पसीना था। तो जो पसीना था ना, वो पसीना जब पनिया में मिल गया, तो वही पनिया एक मगरमच्छ ने उसको पी लिया, मतलब निगल लिया, और उस पानी और मतलब वो पसीने की वजह से उस मगरमच्छ को मतलब गर्भ हुआ। उसी गर्भ के से ये उत्पन्न हुए मकरध्वज। अब मकरध्वज मान लीजिए पतालपुरी में जाके मतलब वो कहते हैं ना कि दो, वो पतालपुरी का जो राक्षस था, दानव था कहिए, राक्षस कहिए, शैतान कहिए, तो उसने इनको क्या नाम पतालपुरी का वो द्वारपाल बनाया था। और जब रावण के कहने पर पतालपुरी के राक्षस ने जब राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पतालपुरी में मतलब क्या नाम है बलि के लिए लेके गया था, तो हनुमान जी ढूंढते हुए गए, और ढूंढते हुए गए तो मकरध्वज द्वार पे मिला। तो पूछे कि यहाँ पे मतलब कोई दो नहीं कहते हैं सुंदर पुरुष, क्या दो सुंदर पुरुष इधर आए हैं? तो उन्होंने बताया हाँ, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें मेरे स्वामी ही लेके गए हैं, और अगर आपको अंदर जाना है तो मुझे हराना होगा। तो बातचीत होती है, पूछते हैं कि तुम कौन? तो कहते हैं कि मैं मकरध्वज हनुमान पुत्र। तो कहते हैं असंभव, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हनुमान तो मैं ही हूँ और मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे? तो एक बात बताता है कि जब आप लंका जला के जा रहे थे तो आपके शरीर से जो पसीना हुआ था, वो पसीने को जब एक मगरमच्छ ने निकल लिया था, तो उस मगरध्वज से मैं, उसी मगर से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। और उसके बावजूद आप अगर अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करने के बाद अगर मुझे हराएंगे तो ही जा पाएंगे। तो मकरध्वज और हनुमान जी में अगर युद्ध हो, हनुमान जी में कौन जीते? कुछ मिनटों का खेल था, परास्त कर दिए, बांध के अंदर चले गए, राम और लक्ष्मण को लेके आए, मतलब उस दानव को हत्या मतलब वध किए, वध करने के बाद राम लक्ष्मण जी को वापस लेके आए। तो राम जी जब बाहर आए द्वारपाल पे देखे, तो उनसे पूछे कि भाई ये कौन? तो बताया कि ये मेरा पुत्र है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बाहर निकालिए, इसको राजा बनाइए यहाँ के। तो ये जो जेठवा है ना, वो खुद को हनुमान जी का पुत्र मानते हैं, मतलब वंशज मानते हैं। और कैसे मानते हैं? मान लीजिए हनुमान जी से मकरध्वज हो गए, मकरध्वज का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है मूदध्वज, मूदध्वज। और इस मूदध्वज का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है जेठी ध्वज। इसी जेठी ध्वज से जेठवा खुद को अपनी उत्पत्ति मानते हैं और हनुमान जी के वंशज के तौर पे अपने को रखते हैं। ये कैप्टन ओझा जी की अगर बात करें, सॉरी गौरी शंकर ओझा जी की बात की जाए, तो अगर देखेंगे तो ये हमारा कन्नौज है, उत्तर प्रदेश का नक्शा है, और यहाँ पे हमारा कन्नौज है। तो कन्नौज में एक प्रतिहार शासकों की मतलब सत्ता चलती थी। तो ये कहते हैं कि उन्हीं प्रतिहार शासकों की एक शाखा यहाँ से निकली और जूनागढ़ में आके, सॉरी पोरबंदर में आके बस गई, और वही आज के जेठवा हैं। तो गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जब प्रतिहारों की शासक थी, वहाँ शासन सत्ता थी, तो वहां से एक शाखा निकली और गुजरात के पोरबंदर में आके स्थापित हो गई। और कैप्टन बिल्बर फोर्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर हम ये पृथ्वी बनाए, पृथ्वी को 4 हिस्से में बांटे, तो ये आर्कटिक हो जाता है, ये अंटार्कटिक, ये हमारा हो गया एशिया,
तो इनका कहना है कि जो यहाँ से उत्तरी क्षेत्र से सीथियन आए थे, इनका कहना है कि उत्तरी क्षेत्र से जो सीथियन आए थे, यही सीथियन आज के जेठवा हैं। तो गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो कन्नौज के राजपूत थे, और क्या नाम है, प्रतिहार शासक, उन प्रतिहार शासकों की एक शाखा थी। कैप्टन विल्बर फोर्स क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम है कैप्टन विल्बर फोर्स बिल। तो इनका कहना है कि ये उत्तरी क्षेत्र से आए सीथियन है। कैप्टन जेम्स टॉड कहते हैं कि असल में जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक लिखी है राजस्थान का इतिहास, उसमें प्राचीन 36 राजपूत जातियों का वर्णन किया है, प्राचीन 36 राजपूत जातियों का। तो इन्हीं 36 राजपूत जातियों में से एक राजपूत जाति जेठवा है। तो कैप्टन विल्बरफोर्स कहते हैं कि जो भारत में प्राचीन 36 राजपूत जातियां थी, उन्हीं 36 राजपूत जातियों में से एक जाति है आपकी जेठवा जाति। तो ध्यान देखेंगे तो 3 ये आपके इतिहासकार हो जाते हैं, ओझा जी, कैप्टन विल्बरफोर्स और कैप्टन जेम्स टॉड। और जेठवा अपनी उत्पत्ति खुद मानते हैं कि हम हनुमान जी से अपना संबंध मानते हैं। उनके पुत्र जो मकरध्वज थे, मकरध्वज के जो पुत्र हुए मोदध्वज, मोदध्वज के बाद जो उनके पुत्र हुए जेठीध्वज, तो जेठीध्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और आज वर्तमान में भी देखेंगे तो पोरबंदर क्षेत्र में जेठवा राजपूतों की उत्पत्ति है। और बात करें तो थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए, थोड़ा सा साफ करने के बाद फिर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं इसकी। नहीं पूछ लो भी क्या, नहीं 1554 में हुमायूं के साथ, 1554 में हुमायूं लिखे नहीं क्या कहीं पे? अच्छा, 1554 में हुमायूं के साथ, और 1654 में शाहजहां के बड़े पुत्र, ये बड़ा पुत्र है इसका, किसका बड़ा पुत्र है ये? शाहजहां का, मुराद बख्श, इसके शासन में आए। और जब मुगल सत्ता कमजोर होती है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और 1707 और 1719 यानी जो 12 साल का समय है ना, इसमें कई शासक आते हैं, जैसे फर्रुखसियर आता है, जहांदार शाह आता है, उसके बाद देखेंगे तो रफीउद्दौला आता है, रफीउद्दर्जात आता है, फर्रुखसियर आता है। इन सबों के बाद, इन सबों की मृत्यु होते थे 9 साल में ही कितने शासक आ गए? अरे 1707 में मृत्यु हो जाती है, 1709 में यानी 12 साल में, 12 साल में इतने शासक आ गए। ये जो आता है 1719 से लेकर 1748 तक रहता है, ये रंगीला शासक था यार। इसी के तो कारण मतलब मुगल और भी बदनाम हो गए, नंगे पहुंच जाता था राज दरबार में। एक बार सोच के देखो, आज आप इनमें से, आप में से जितने भी, मतलब कपड़ा पहन के थोड़ा सा अच्छा लगे तो कहीं मान लीजिए जाना समझ में आता है, कपड़ा थोड़ा सा खराब रहता है तो हम लोग जाना नहीं चाहते कहीं, और कपड़ा नहीं है तब तो घर से बाहर ना निकले। सोचिए वो ससुरा राजा था राज दरबार में नंगे पहुंच जाता था। एक तो बेस्या थी पान कुंवर, काफी मतलब उसको पटरानी बना दिया था, उस एक चक्कर में उसका कपड़ा भी पहन के चला जाता था उधर राज दरबार में। अब बताइए, तो फिर अभी थोड़ा सा इसको साफ कर दें, उसके बाद जानकारी देंगे, थोड़ा सा मिटा दें। तो रियासतों में थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया जाए, गुजरात का इस बार नक्शा। हमें क्या पढ़ना है? पोरबंदर, जूनागढ़। वैसे ये कच्छ, इसको कच्छ कहा जाएगा, गांधीनगर, अहमदाबाद, द्वारका, नवानगर, ध्रोल, मोरबी, राजकोट, भावनगर, ये बड़ौदा। आप ऐसे देखेंगे तो अलग ही जानकारी होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ रियासत की, रियासत और पूर्वज की। तो पूर्वज में जानकारी दे दी है। तो ये जो आते हैं 1774 में, सबसे पहले ये जूनागढ़ से निकल के पोरबंदर पहुंचते हैं। लालजी गांधी, रामजी गांधी, राहीजी गांधी, हरजीवन गांधी, ये लोग कौन थे? उप दीवान। और ये दोनों कौन थे? दीवान। दीवान मतलब प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। पीएम लिख दें सबसे आसान, पीएम। हाँ, तो असल में बात है 1831 की। 1831 में देखेंगे तो खीमाजी हालू जी की मृत्यु हो जाती है, जो ये पोरबंदर के शासक थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पत्नी होती हैं, उनका पत्नी का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल वहीं से, रूपा विला। 1831 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये रूपा विला ना शासन सत्ता संभालती हैं। शासन सत्ता संभालने के समय ये जो उत्तम चंद जी रहते हैं, इस उत्तम चंद जी को
जूनागढ़ से पोरबंदर से जूनागढ़ वापस भेज देती हैं। असल में इसका एक कारण होता है, क्योंकि मान लीजिए दीवान रहते हैं उत्तम चंद जी दीवान रहते हैं, तो एक जूनियर कोषागार अधिकारी रहता है, तो उस मतलब जूनियर कोषागार अधिकारी को असल में ये जानते हैं, ये जो शासक थे ना, ये निरंकुश थी, ये निरंकुश। तो ये जो जूनियर कोषागार का अधिकारी रहता है, उसको ये फांसी की सजा दे देती हैं रूपा बिला। जब रूपा बिला फांसी की सजा दे देती हैं, तो जो अधिकारी रहता है वो उत्तम चंद जी से मदद मांगता है, क्योंकि वो निर्दोष रहता है ना भाई। तो जब मदद मांगता है तो उत्तम चंद जी अपने मकान में, अपने घर में इनको क्या नाम है, शरण देते हैं। तो जो रूपा बिला होती है, ये अपने सैनिकों के साथ पूरा तोप सैनिक, मतलब सैनिक जो जाते हैं तो उसके साथ तोप बंदूक के साथ इनके घर पे हमला करने के लिए भेज देती है। अब बताइए, जो आप ही के दीवान है, आप ही के लिए सारा सब कुछ कर रहे हैं ये, और आप सिर्फ इसके लिए आप इनके घर को पूरा मतलब तहस नहस करना चाहती हैं, तोप के साथ, कि उन्होंने एक जूनियर अधिकारी, मतलब जूनियर कोषागार अधिकारी, उसको ये मतलब पनाह दिए हुए हैं। तो उसके लिए ये जब जाती हैं तो यहाँ पे एक हमला भी होता है बहुत। तो उस समय जो गांधी जी का जो मकान था ना, बताए ना कि 1771 में, देखेंगे ये बात है 1831 की। 1771 में ये जो है हरजीवन गांधी, ये एक मकान खरीदे रहते हैं। उस समय जो मकान मतलब खरीद पत्र बनवाते भी हैं, तो 22 कमरे का मकान रहता है वो, समझिए, और 3 मंजिला मकान रहता है वो। गांधी जी जिस घर में जन्म लिए हैं, वो उस घर की यही कैपेसिटी थी 1771 में। तो 1831 में वो इन कहने की, जब ये कोषागार अधिकारी की जब ये फांसी की सजा देती हैं, और जब उत्तम चंद गांधी अपने घर में पनाह देते हैं, तो ये सैनिक के साथ और तोपों के साथ भेजती हैं हमला करने के लिए। तो उस समय इस घर के जो रक्षकों का काम करते हैं, इस घर की रक्षा करने के लिए, वो अरबी रक्षक रहते हैं, अरब के अरबी रक्षक। उसमें एक रक्षक का जो मतलब सेनापति होता है, उसका नाम रहता है गुलाम मोहम्मद। वो मोहम्मद बेचारा बलि का बकरा बनता है। इन लोगों, गांधी जी के परिवार को बचाने के लिए ये लड़ाई करता है, और उस लड़ाई में ये सामने ही मारा जाता है, मतलब आमने सामने की लड़ाई में मारा जाता है। और अब लगता है कि अब गांधी जी के परिवार को कोई बचा नहीं पाएगा। तो उस समय जो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश थे, तो ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज के इनके परिवार की रक्षा की थी, तब इनके परिवार बचे थे। और ये रूपा बिला, ध्यान से देखेंगे, 1831 में मतलब शासिका बनती हैं, शासक बनती हैं, और 1841 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1841 में रूपा बिला की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो बिकमत जी चतुर्थ, इन्हीं के पुत्र रहते हैं। जब ये रहते हैं ना, जब ये मरते हैं, तो ये जो रानी होती है ना, सत्ता संभालती है, लेकिन अपने पुत्र जो रहती है, वो 12 वर्षीय पुत्र थे उनकी, 12 वर्षीय पुत्र, उनका नाम रहता है बिकमत जी, बिकमत जी चतुर्थ। नीचे दिखेगा नहीं, आप ऐसे लिख दें बिकमत जी चतुर्थ, तो ऐसे दिखेगा नहीं, जानते हैं, यहाँ लिख दें बिकमत जी चतुर्थ, बिकमत जी चतुर्थ। तो ये जो बिकमत जी चतुर्थ हैं, जब ये शासन सत्ता फिर सब संभालते हैं 1841 में, तो ये उत्तम चंद गांधी, सॉरी, जब ये नहीं कहते हैं कि जब ये हमला करते हैं तो बच जाते हैं, तो फिर ये यहाँ से पोरबंदर से ये उत्तम चंद गांधी चले आते हैं जूनागढ़ में। जब जूनागढ़ में आते हैं, तो वहाँ के जब शासक होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे मोहम्मद बहादुर खान जी दीती रहते हैं। 1841 में, 40 में तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, सॉरी 1841 में। अब बात करेंगे 1840 में, तो मोहम्मद बहादुर खान जी रहते हैं जगह, इसमें मोहम्मद बहादुर खान जी दीती, मोहम्मद बहादुर खान जी दीती है। और जब ये उत्तम चंद जी जाते हैं मोहम्मद बहादुर खान जी के दरबार में, तो वो उनके बाएं हाथ से सल्यूट करते हैं इसे। तो भाई, अब एक राजा को बाएं हाथ से सल्यूट करेंगे, दाहिना हाथ रहते हुए भी, तो वो एक अपमान सूचक होता है। लोग दरबारियों ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो अपना दाहिना हाथ है वो पोरबंदर की राज्य को समर्पित कर चुका हूँ। अच्छा, पोरबंदर की सत्ता को राज्य को समर्पित करने के बाद मेरे पास बायां हाथ है, इसलिए मैं आपके बाएं हाथ से सेवा करूंगा, इसलिए मैंने आपको बाएं हाथ से सलाम किया। अब राजा को गुस्सा होना था, लेकिन राजा इनकी खुदारी से बड़ा प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के साथ साथ ये अपने महल में काम, अपने राज दरबार में काम करने के लिए भी दे दिए। और उसके बाद ये 1841 में बता रहे हैं कि रूपा बिला की मृत्यु हो जाती है। और रूपा बिला की जब मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये बिकमत जी चतुर्थ ये उत्तम चंद जी को वापस बुलाते हैं पोरबंदर में। और जब पोरबंदर में जब आते हैं उत्तम चंद गांधी, तो ये करमचंद गांधी को वापस लेके आते हैं साथ में। अब करमचंद गांधी के जन्म कब हुई है? 1822 में।
जूनागढ़ से करमचंद गांधी कब आते हैं? 1841 में। 1841 में आते हैं। ध्यान से देखेंगे तो 1847 में 6 साल बाद ये वहाँ के दीवान पद पे भी आ जाते हैं। और 1876 में ये अपना पद, असल में जब उत्तम चंद गांधी जाते हैं 1847 में, तो सिर्फ इनके साथ ये करमचंद गांधी नहीं जाते हैं, बल्कि करमचंद गांधी के छोटे भाई जो होते हैं वो तुलसीदास गांधी, जो गांधी जी के चाचा जी रहते हैं, तो ये अपने दोनों पुत्रों को करमचंद गांधी और तुलसीदास गांधी को लेके जाते हैं। और जब 1876 में करमचंद गांधी पोरबंदर की दीवानी पद छोड़ के राजकोट की दीवानी पद में जाते हैं। असल में ये छोटे छोटे साम्राज्य थे, लेकिन राजकोट था वो बड़ा था, क्योंकि अगर इन छोटे छोटे राज्यों में, इन रियासतों में अगर कोई मतभेद होता है तो राजकोट जाके मतलब उसको सुलझाता था। तो एक तरफ से राजकोट का दीवान बनने का मतलब है कि आप इस पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में, इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहा जाता है, तो इस पूरे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहिए या फिर सौराष्ट्र क्षेत्र में एक, मतलब नहीं कहते हैं कि ख्याति प्राप्त इंसान, तो यहाँ का दीवान बनने का मतलब है कि पूरे गुजरात में आपका प्रसिद्धि है। तो इन्होंने पोरबंदर की दीवानी छोड़ दी, राजकोट की दीवानी हासिल की, और इस पोरबंदर में जो दीवान पद छोड़े तो दीवान का पद खाली होगा ना, तो वहाँ पे अपने जो भाई थे वो तुलसीदास गांधी, उनको दीवानी बना देते हैं। तो दीवानी बनने के बाद वो अपना काम करते हैं। लेकिन 1885 में, ध्यान इनका बता, 1841 में आई है, 1847 में ये दीवान बने पोरबंदर के, 1876 में राजकोट जाके वो राजकोट के दीवान बन जाते हैं। 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1885 में मृत्यु हो जाती है, तो इसको कनेक्ट करिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इनकी शादी जब करते हैं ना, ये इनकी जो शादी 4 हुई थी, लेकिन एक शादी इनकी हुई थी पुतलीबाई से, वो शादी देखेंगे तो 1857 में हुई थी। 1857 को भी रिलेट करिए अपने भारतीय इतिहास से। 1857 की क्रांति मेरे भाई। हाँ, तो ये 1857 में ये एक शादी करते हैं, मतलब अपनी चौथी शादी करते हैं। किससे? पुतलीबाई से। इन्हीं पुतलीबाई के ये पुत्र हैं मोहनदास करमचंद गांधी। 1885 में इनकी मृत्यु होती है। उसमें 1885 में देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ऐसे ही एक दूसरे को जोड़ जोड़ के अगर पढ़ेंगे ना, तो याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। किनका है? जेठों में। अच्छा, जेठों बताए प्राचीन से, अच्छा वो नहीं बताए हैं। नहीं तो सबसे पहले अगर जेठों में किसी व्यक्ति की अगर जानकारी मिलती है ना, जेठों में, तो मिलती है सबसे पहले 620 ईस्वी में। वो मिलेंगे सील कुमार जेठवा। सील कुमार जेठवा। फिर आपको मिलेंगे 1120 से 1153 के बीच में, वो मिलेंगे राणा सागजी। मतलब अभी राणा मत लगाइए इनके आगे, क्योंकि पहले भी सागजी लिखिए, सागजी या फिर सागजी। असल में 1120 और 53 के बीच में एक समय मिलेगा आपको 1125। इस 1125 में इसी मोरबी के पास, ये मोरबी है, सॉरी ये मोरबी है, इसी मोरबी के पास एक युद्ध होता है। राणा सागजी और इनके वसेज वीर धवल रहते हैं, वीर धवल बघेला। तो वीर धवल और सागजी के बीच में 1825 में मोरबी के आसपास एक युद्ध होता है। उस युद्ध में वीर धवल हार जाते हैं। वीर धवल हारने के बाद ये अपनी जो राणा की उपाधि होती है, वही राणा की उपाधि वीर धवल सागजी को दे देते हैं। तो सागजी क्या हो गए? राणा सागजी। और युद्ध हारने के बाद अपनी पुत्री की शादी भी राणा मतलब सागजी से कर देते हैं। तो ये सागजी हो गए राणा सागजी। कहीं कहीं इनको सांगा भी मिल जाएगा, राणा सांगा। अरे वो राणा सांगा नहीं है, वो राणा सांगा देखेंगे ना, तो वो राणा सांगा आपको 1508 से 1509 से 1529 तक मिलेंगे, 1509 से 1528 तक मिलेंगे। हाँ, तो ये दूसरे राणा सांगा। ये बताए, अब मैं मिटा दिया ना, जैसे कि राजस्थान में जो चित्तौड़ है एक जगह जिसको देखिए अब लिख ही दे रहे हैं, जब आ गए तो उसे कहिए गुहिल कह दीजिए, सिसोदिया कह दीजिए। मेवाड़ सबको पता होगा, मेवाड़ या फिर चित्तौड़। तो ये जो राणा सांगा जो इनकी बात कर रहे हैं, वो राजस्थान में एक रियासत थी, मेवाड़ रियासत। मेवाड़, गुहिल कहिए, सिसोदिया के, चित्तौड़, तो वो वहां के शासक हैं। हाँ, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, बताए ना कि उदय सिंह जो हुमायूं आया था 1554 में उनके खिलाफ एक मतलब सैन्य अभियान के लिए,
तो वो चित्तौड़ अलग है। उस चित्तौड़ के राणा सांगा हैं, वो महान शासक थे। और ये जो हैं, ये राणा सांगा है, ये पोरबंदर के शासक हैं ये। तो इनका नाम राणा साग जी अधिकतर मिलता है, कहीं कहीं राणा सांगा मिल जाता है। तो वो राणा सांगा दूसरे हैं और ये राणा सांगा दूसरे हैं। तो इनको सांगा बोलने से बात हम बच रहे हैं और इनको साग जी या फिर सागा सिर्फ कह रहे हैं। और राणा की उपाधि कह तो रहे हैं कि मान लीजिए जब इनको वीरधौल को जब ये हरा दिए, तो वीरधौल हारने के बाद अपनी उपाधि इनको दे देते हैं और उसके बाद अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं इनके साथ। फिर आएंगे मान लीजिए, हाँ तो ये कहाँ गए, हाँ सील कुंवर जेठवा मिलेंगे और फिर उसके बाद ये मिलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपको देखा जाएगा, तो इसमें आपको वो 1573 के आसपास जब गुजरात विजय होता है यहाँ पे अकबर द्वारा, तो उसमें 1574 में देखेंगे तो पोरबंदर में जो रहते हैं वो रामदेव जी रहते हैं। असल में पोरबंदर का नाम भी ना, तो थोड़ा सा याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। पोरबंदर ये जो है ना, इसको 1193 के आसपास में 1193 के आसपास में इसको पूर्ववर्ती राज्य कहा जाता था, पूर्ववर्ती राज्य। फिर देखेंगे तो 1307 में इसे रणपुर कहा गया, रणपुर। फिर देखेंगे 1785 में इसको कह दिया गया, सॉरी अभी 1574 आएगा, अभी 1574 में इसको छाया नाम दे दिया गया। अब फिर आया 1785 में इसको वर्तमान नाम पोरबंदर मिला। तो ये मान लीजिए आपको पोरबंदर का ये मतलब नाम अगर देखेंगे तो पोरबंदर का नाम उसका कब कैसे क्या क्या था, किसके शासनकाल में क्या था, तो आप ये डिटेल ले लीजिए। हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, अभी थोड़ा सा इसको मेंशन किया जाएगा परिवार और रियासत के बारे में। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय